हमारे आला अधिकारी हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। निसंदेह ये बहुत ही सुंदर और सराहनीय पहल है, जिसमें अभी तक तो हम लोग प्रार्थना में टीचर और प्रिंसिपल ही बच्चों को संबोधित करते आ रहे थे, लेकिन अब हमारे जिले के मुख्य अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, आप लोग ऊर्जा का स्रोत भरने के लिए और आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोगों वो शक्ति हो जो इस देश को कहां से कहां ले जा सकते हो। ऐसी प्रेरणाप्रद उद्बोधन के लिए और संवाद के लिए हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय उपस्थित हुए हैं। मैं अपने पूरे विद्यालय की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और सबसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि हमारे बच्चों का अपने उद्बोधन से मार्गदर्शन करें। थैंक यू प्रिंसिपल मैम। यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रिंसिपल मैम, उपस्थित समस्त टीचर में, प्यारे बच्चों, मुझे आज ये सौभाग्य मिला है कि मैं भी बहुत दिनों बाद प्रार्थना सभा में उपस्थित हुआ हूँ। अब बात हम लोग शुरू करते हैं कि अभी एक बच्ची कह रही थी, पता नहीं क्या नाम था उसका, ठान लिया तो ठान लिया। तो विचार में कोई बोला था, किसने बोला था? ठान लिया तो ठान लिया। किस चीज के लिए ठान लिया और क्या ठान लिया? लक्ष्य के लिए। लक्ष्य के लिए ठान लिया। लक्ष्य डिसाइड करना, उसको प्राप्त करना और ठानना, ये तीनों एक ही कड़ी है। लेकिन लक्ष्य को बना भी लिया, ठान भी लिया, ये केवल शब्दों तक सीमित न रहे। इसको व्यवहार में कैसे परिवर्तित करना है, क्या आप रणनीति बनाएंगे, क्या अपने दिनचर्या में परिवर्तन करेंगे कि उसको प्राप्त करें। मुझे लगता है कि चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे हमारे टीचर्स की या किसी भी व्यक्ति की, अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करने का मेरे ख्याल से पहला तरीका होता है टाइम मैनेजमेंट। आप देखते हो ना, टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण विद्यालय होता है। एक निश्चित समय पर असेंबली होती है, 7:30 रोज उसी टाइम पर होता है। निश्चित जो आपके बादल लगाए गए हैं पीरियड्स हैं, चाहे मैथ का है, हिंदी का है, जितने भी हैं, तो एक निश्चित समय है। एक निश्चित समय पर विद्यालय खुलता है, एक निश्चित समय पर विद्यालय बंद होता है, निश्चित समय पर प्रेयर होती है। तो ये क्या शो करता है आपको? ठीक टाइम मैनेजमेंट। आपको सबसे पहले अपने लक्ष्य के लिए अपना टाइम मैनेजमेंट आप बनाना पड़ेगा, और जैसे ही आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, अपने आप लाइफ मैनेजमेंट हो जाएगा। या प्रकारांतर से कह सकते हैं कि लाइफ मैनेजमेंट ही टाइम मैनेजमेंट। तो आप कहीं से भी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपना टाइम मैनेजमेंट बनाए हैं पढ़ाई के लिए? स्कूल के अलावा, स्कूल तो निर्धारित है, अपने घर में जब तो कुछ बनाया है कि इतने समय तक पढ़ाई करेंगे, इतने समय तक फला विषय पढ़ेंगे, बनाया, हाथ नीचे कर लीजिए। कुछ बच्चों ने बनाया होगा, कुछ बच्चों ने एक दूसरे को देख करके हाथ उठाया होगा। लेकिन दूसरी बात है कि फिर वही कागज पर तो बन गया लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल। उसको एक तीसरा बिंदु आता है डिसिप्लिन, अनुशासन। कितना अनुशासित होकर के उसको फॉलो करते हो। हम लोग ऐसा नहीं कि आज तो चलो बना ली, चलो बाद से नहीं, कल से करेंगे, और कल आज तक नहीं आया। बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपने पढ़ाई के लिए या खेल के लिए या व्यायाम के लिए रोज शाम को प्रतिज्ञा करके सोते होंगे कि कल 5 बजे से उठकर मैं पढ़ाई करूंगी या करूंगा। लेकिन जैसे ही 5 बजता होगा, या तो अब तो अलार्म कम, मोबाइल का अलार्म ज्यादा रहता है, तो उसको तुरंत स्विच ऑफ कर देते हो। चलो आज छोड़ देते हैं, कल से। सब करते हो ना?
अक्सर करते हैं, सारे बच्चे करते हैं। और बच्चे क्या जो यहाँ टीचर हैं वो भी वही करते हैं कि आज तो प्रेयर में नहीं पहुंचे लेकिन कल से मैं जरूर पहुंचूंगा। लेकिन जो 5 मिनट लेट होता होगा वो अक्सर लेट होता है। तो तीसरा बिंदु जो था डिसिप्लिन, अनुशासन। अपने जो कार्यक्रम बनाए, जो आपने अपना टाइम टेबल बनाया, उसको अगर आप नहीं फॉलो करोगे, अगर उसको आप उसके अनुसार नहीं चलोगे तो फिर दूसरे वाले पे तो चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहते ना, जो हम कार्यक्रम बनाएंगे, जिस पर हमको चलना है, जो हमारा टाइम टेबल होगा, उस पर तो हमें को चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं चलोगे अपने बनाए कार्यक्रम पर तो फिर तो लाइफ अव्यवस्थित हो जाएगी। तो ये 3 बात तो रही। अपने पूरे जीवन का साथ, पूरे लाइफ मैनेजमेंट इसी 3 बात पर निर्भर करती है। मैं कई बार रिपीट करूंगा कि आपको इतना तक याद हो जाए कि उसको आप फॉलो करो। तो पहला मैंने क्या बताया? टाइम मैनेजमेंट। दूसरा लाइफ। नहीं, एक भूल रहे हो, चलो डिसिप्लिन। तो अगर आप लोग इतने ध्यान से सुन भी नहीं रहे तो कल फॉलो भी नहीं करो। चौथा, मैं आता हूं आप लोगों की पढ़ाई पर, जो आप लोगों से जुड़ा हुआ है। आप लोग कहोगे ये तो बड़ा लंबा चौड़ा शब्द हो गया। कुछ नहीं, मुझे लगता है कि जो दिमाग सोच सकता है, जितना ये माइंड सोच सकता है, जिसको सोच सकता है और जहां तक सोच सकता है उसको प्राप्त भी कर सकता है। इसमें इतनी क्षमता है। अगर आप किसी चीज को सोच लिए तो उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सोचना और प्राप्त करने के बीच में एक शब्द आता है, प्रयास करना। आप प्रयास कितना करते हैं उसके लिए, उसके लिए लगन कितनी है आपके पास, उसके लिए आप समयबद्धता, अनुशासन, प्रतिबद्धता आप कितना प्रदर्शित करते हो, कितना उसके प्रति डिवोटी हो, कितना निष्ठावान हो उसके प्राप्त करने के लिए, इस पर निर्भर करता है। इन बच्चों को OMR शीट भी रखना पड़ता था। कहीं दूर दूर तक का स्कूल सिस्टम में इसका प्रवेश ही नहीं था। तो जो नई नई चीजें आई हैं उनको भी आपको सीखना चाहिए। Subscribe now. तो 4-5 चीजें मैंने बताई, एक बार सब दोहराओ तब याद रहेगा। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे पढ़ाई, 5वें नंबर पे अपने करियर के बारे में भी सोचना। अब मूल रूप से स्कूल सिस्टम पर हम लोग आते हैं कि आप लोग दूर दूर की मत सोचो, पहले यहां से शुरू करो कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना सीखो, उसको लिखना सीखो। अभी रिजल्ट आया होगा हाई स्कूल इंटर का, क्या परसेंट था भैया? बहुत अच्छा सर, हमारा 100% हाई स्कूल का है और 84.5 इंटर का है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिसमें से ये शशि शुक्ला जो है 90% है। चलो वेरी गुड, इनके लिए क्लैपिंग करिए आप सब। तो मैं इस बात को कह रहा था कि जो पढ़ाया जाए आप उसको जरूर पढ़िए, लिखने की कोशिश करिए। होता क्या है, हम लोग कहते हैं चलो जब हाफ ईयरली आएगा तब पढ़ना, तब से पढ़ाई शुरू करें। हाफ ईयरली भी चला गया, अब कहते हो चलो जब 1 महीना बचेगा एग्जाम तब रोज दिन रात पढ़ेंगे। अब 1 महीना भी आ गया, फिर कहते हो चलो अभी तो 10 दिन, फिर 10 दिन भी आ गया, फिर 5 दिन बचत करते हो कि जब अब तक नहीं पढ़े तो क्या पढ़े। फिर वही जो है एकदम उल्टा हो जाता है। अभी तक तो कहते रहे कि हाफ ईयरली पर पढ़ेंगे, ईयरली पर पढ़ेंगे, 1 महीना बचा है तब पढ़ेंगे, अब 10 दिन बचा है तब पढ़ेंगे, 9वें दिन कहते हो अब तक पढ़ेंगे, नहीं पढ़े तो क्या पढ़े। अब जो पढ़ा है उसी से काम अब जो पढ़ा है उसी से काम चलाएंगे और फिर डरते रहेंगे कि एग्जाम में क्या होगा। तो अभी से ऐसा मत सोचो कि हम 2 महीने बाद पढ़ेंगे या 2 दिन बाद पढ़ेंगे, अब गर्मी की छुट्टी होने वाली है और जुलाई से फिर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। अभी से और आज से ही एकदम ठान लीजिए कि हमको पढ़ाई करना है। और आपने देखा है, कभी सोचा है आप लोगों को क्यों पढ़ाया जाता? मेरे माइंड में एक दिन था ये तो बुढ़ापे में पढ़ाया जाता है।
सुबह उठने में दिक्कत होती होगी। आराम से सब लोग खेलते कूदते, पूरा मन करता है ना बचपन में सब जितना पूरा बातें करने का, खेलने का, कूदने का, दौड़ने का। अब तो पहले जो खेल होते थे फिजिकल आपकी एक्टिविटी बढ़ाते थे। आज के 20 साल पहले कोई ये नहीं सोच सकता था कि मतलब बेड पर लेटकर भी गेम खेला जा सकता है। हम लोग तो नहीं सोचे थे। अब ऐसे गेम आ गए हैं कि आप बेड पे लेटे हो, मोबाइल पे क्या कर रहे हो, गेम खेल रहे हो। तो इस सब चीजों से बचने के लिए खेलना भी जरूरी है। लाइफ, इससे हमारा क्या वास्ता, इससे सबका वास्ता। आपको इसमें बहुत कम मेहनत करनी है। सारा कुछ आपके लिए टीचर्स करते हैं, आपके माँ बाप करते हैं। उसको आपको बस प्लान नहीं बनाना है, उसको फॉलो करना है। जो विद्यालय में आपको पढ़ाया जाए, जैसे मैं देख रहा था बहुत से बच्चे, जब आपको पता है कि 7:30 बजे प्रेयर होता है तो निश्चित समय पर आ जाना चाहिए। लेकिन बहुत बच्चे, जब मैं आ रहा था तो अभी रास्ते में थे, बहुत बच्चे दौड़ कर आ रहे थे। उसमें 2-4 बच्चे ऐसे होंगे कि किसी कारण बस उनको लेट हो गया होगा, लेकिन कुछ बच्चे आदतन ऐसा करते हैं कि चलो ठीक है आज लेट ही चले तो प्रेयर में क्या होता है। प्रेयर पहली पाठशाला है आपको अनुशासन करने की, आपको अनुशासन में रखने की। आपको प्रेयर से ही ये बात सीखने को मिल जाती है कि हमको समयबद्धता कितना पालन करना है। एक माहौल होता है कि आप जब प्रेयर में पहुंचते हैं, फ्रेश माइंड से पहुंचते हैं, वहाँ बहुत सी बातें सिखाई जाती हैं। जैसे बच्चों ने पेपर पढ़ा, उसने जनरल स्टडी के सवाल पूछे, तो उसमें आप बिल्कुल तन्मयता से जब आप खड़े रहेंगे, समय से पहुंचेंगे, तब आप उसको सुनेंगे, सीखेंगे, आपके जहन में रहेगा। कभी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे तो हो सकता है प्रेयर स्थल की बात याद आए कि एक बार पूछा गया था कि नेल्सन मंडेला किस दिन राष्ट्रपति बने। अब जब आप बड़े होंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करोगे तो ये सब सीखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो उसको क्यों ना प्रारंभ से ही, स्टूडेंट लाइफ से ही उसको सीखना प्रारंभ कर दिया जाए। तो ये समयबद्धता की पहला मतलब उदाहरण है। विद्यालय में इसीलिए देखते हैं व्यवस्थित सब कुछ सिखाया जाता है। नहीं तो आप आते सीधे अपने क्लास में चले जाते, जब मन करता तब निकल जाते, जब मैडम का मन करता तब पढ़ाते, जब मन करता तो नहीं पढ़ाते। लेकिन उसका एक फिक्स टाइम टेबल बनाया गया है। मैं टाइम टेबल पर इसलिए बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ कि वहीं से किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की शुरुआत है। जब आप कुछ फिक्स कर लेते हो, जब कुछ ठान लेते हो, तो एक अपना स्केच बनाते हो कि मैं कैसे कैसे उसको प्राप्त करूंगा। कोई भी टारगेट ऐसा नहीं कि आप तुरंत उसको अचीव कर लोगे, उसको धीरे धीरे क्रमिक रूप से अपना सिस्टम बना करके उस ओर अग्रसर होना पड़ेगा। अब चौथी बात कहना चाहूँ, 3 बात मैंने बताया, डिसिप्लिन के आगे चलते हैं कि बहुत से बच्चे अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या बनना है, हमें कौन सा अपना करियर ऑप्शन करना है। ठीक है, हाई स्कूल पास हो जाएंगे तब देखेंगे, इंटर पास हो जाएंगे तब देखेंगे, फिर सोचते हैं चलो ग्रेजुएशन कर लेंगे तब देखेंगे। तो अभी से आप लोगों को किस फील्ड में जाना है। और अब तो पहले कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट होते थे कि ये वाला पढ़ेगा तो बन सकता है कुछ, और ये विषय पढ़ेगा तो कुछ नहीं बनेगा। अब तो कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसमें करियर ऑप्शन ना हो। हर में है, म्यूजिक में है, खेल में है, और सब मतलब आर्ट साइंस ये सब कुछ में है। बस आपको जरूरत है इस बात की कि आपका परफॉर्मेंस बेहतर कैसे हो, आप अपने परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाएं। जो भी करियर, तो पहले तो चुनना पड़ेगा कि हमको इस करियर को ऑप्शन करना है। और मैं तो टीचर्स लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि बहुत से बच्चे हमारे इसमें ऐसे होंगे, वैसे बहुत कम होंगे जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर होंगे, लेकिन होंगे, तो उनको भी बताना पड़ेगा। उनसे आप उनकी हॉबी के बारे में पूछिए, उनकी अभिरुचियों के बारे में पूछिए, वो क्या बनना चाहते हैं इसके बारे में पूछिए। और जो बच्चे जिस योग्यता और क्षमता को धारण करते हैं उसके अनुसार उनको मोटिवेट करिए। भाई आप साइंस, मैथ, बायो ये सब पढ़ाते रहिए, लेकिन साथ ही साथ
काउंसलिंग और गाइडेंस का भी आप लोग काम करिए, क्योंकि बच्चों को केवल पढ़ा देने से फिर 4 साल बाद 3 साल बाद जब करियर की बात आती है तो वो बिल्कुल एक तरह से असहाय महसूस करते हैं। तो हमारे बच्चों को भी इस बात का, क्योंकि हमारे टीचर्स हैं निश्चित रूप से अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, उनके पास नॉलेज है, उनको ये भी पता है कि इस सब्जेक्ट के माध्यम से कौन से फील्ड में बच्चे जा सकते हैं। तो उनको आप लोग भी इन बच्चों को गाइड करिए और अपने अपने विषय में बताइए कि क्या क्या सिस्टम है किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए, क्या क्या सिस्टम है, चाहे वनडे एग्जाम हो, SSC बैंकिंग रेलवे हो या जेईई हो, इंजीनियर का हो, डॉक्टर का हो, CV का हो, खेल वालों का हो, संगीत वालों। अब तो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें करियर ऑप्शन ना हो। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि साहब इस सब्जेक्ट में को हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या करियर है। हर जगह करियर, लेकिन अपने परफॉर्मेंस को और रास्ते को चुन करके उस ट्रैक पर चलने की जरूरत है। तो मेरा अध्यापकों से अनुरोध है कि इस बात को भी बच्चों को जरूर बताएं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल यूज करते हैं? सारे यूज करते हैं, सब करते हैं यूज, सबके घर में फोन है, लेकिन खेलते क्या हो उसमें? गेम खेलते हो। कभी कंटेंट अपना देखा है? शिक्षा पोर्टल खोला है किसी बच्चे ने? 2-4 बच्चे देखे होंगे, नहीं तो गेम खेलते हैं। और क्या करते हैं? माँ बाप को कहते हैं पढ़ रहे हैं और किताबों के बीच में मोबाइल में खेलते हैं और उसमें गेम खेलते हैं। अभी जैसे एक बच्चे जब पढ़ रहे थे नेशनल मंडेला का 1994 से, तो मुझे कुछ कंफ्यूजन हुआ। मैं तुरंत अपने मोबाइल में उसमें गूगल में सर्च किया तो मुझे लगा सही करते। तो टेक्नोलॉजी का आप कैसे प्रयोग करते हैं इस पर निर्भर। मोबाइल की बहुत अच्छी चीज है और मेरे ख्याल से उससे बेकार चीज कोई नहीं। आप उसका यूज कैसे करते हैं? बहुत पहले आप पता नहीं गुरुजी मैडम लोग उसको बच्चों को सिखाते हैं कि नहीं, 6-7-8 में सिखाया जाता था विज्ञान वरदान या हिसाब निबंध लिखना। अभी सिखाते हो आप? हाँ बिल्कुल, अभी सिखाते हैं। अब मुझे समझ में आया इतने दिन बाद कि कैसे वो अभिशाप बन सकता है, कैसे वो वरदान बन सकता है। तो जो भी संसाधन आपके पास है, हम लोग कभी कभी बच्चे भी बड़े भी अफसोस करते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आप सबको ये बताना चाहूँगी कि गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखा है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछा गया कि आपने इतने असुरों का संहार अकेले कैसे कर लिया, तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा तनुज रन मारे। उसी प्रकार से मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं शायद 90+ % ना ला पाती अगर मेरे गुरुओं का आशीर्वाद मुझ पर नहीं होता। तो इसके लिए मैं अपने गुरुओं को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। वो कहा गया है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े, और उसके आगे क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? गुरु और गोविंद एक समान होते हैं, नहीं, गुरु बड़े होते हैं, गुरु बड़े होते हैं। तो गुरु तो सर्वश्रेष्ठ है, जो जहाँ है उसमें उसके गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे उम्मीद है जब आप लोग इतना अच्छा नॉलेज रखते हो तो जो पढ़ाया जाएगा उसका अनुपालन करोगे। थैंक यू। कर रही थी उस सारे गुरुओं के अधिकारी हमारे मार्गदर्शक, हमारे अधिकारी हैं, और मैं इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आपके मार्गनिर्देशन में हम लोग ये पुनीत कार्य भली प्रकार संपन्न कर पाते हैं और बच्चों का मार्गनिर्देशन कर पा रहे हैं। अभी हम लोगों का टीचर्स के साथ और सर का, जैसे आप लोगों के साथ सर का संवाद हुआ।